अस्सलाम वालेकुम। कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे हम और हम 14 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिए और उसमें मैंने आपको लोगों को बताया कि किस तरीके से 13.8 से चीज़ें स्टार्ट की हमने, कि सिंगुलैरिटी थी, वहाँ से फिर 4.6 पर आए और फिर उसके बाद हमने देखा कि सोलर सिस्टम जो है हमारा क्या था, उसकी रेवोल्यूशन क्या होगी। हम ये सारी चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह ड्यूरिंग सेशन और डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद अगर हमने देखा कि एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ की कंपोज़िशन क्या है, एटमॉस्फेरिक, मैकेनिकल, मैंने ये पढ़ाऊँगा आप लोगों को इंशाल्लाह कि उसके अंदर जो है लिथोस्फीयर क्या है, स्टेनोस्फीयर क्या है, उसके बाद मेसोस्फीयर क्या है। अगर ऊपर की बात करूँ तो आपका ट्रोपोस्फीयर क्या है, ट्रोपोस्फीयर के बाद आपका स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर। तो ये पूरी की पूरी एटमॉस्फेरिक कंपोज़िशन और फिर उसके जियोलॉजिकल फीचर जो कि अंदर है, मैग्मा किस तरीके से फॉर्मेशन है। तो अब हमारा जो 15वां लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे रिवर और लेक और 16वां लेक्चर भी इसी से रिलेवेंट होगा। 2 लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। बेसिकली इनकी फॉर्मेशन को देखना होता है। ओशंस के हवाले से जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया, ये इनके डीपेस्ट पॉइंट, इनके जो है इनका एरिया देखेंगे। जैसे साउथ पैसिफिक ओशन है और नॉर्थ पैसिफिक ओशन है और उसके बाद जो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, साउथ अटलांटिक ओशन है। डिफरेंट टाइप का आपका जो है रीजन्स होते हैं, जो ओशन विद इन ओशंस होते हैं। उसके बाद अगर सीज़ की बात करें तो हमारे पास साउथ चाइना सी जो है लार्जेस्ट सी ऑफ इन द वर्ल्ड है। उसके बाद कैरेबियन सी है। उसके बाद अगर हम मेडिटेरेनियन सी को देखें तो साल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है। साल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड कौन-सा है जी? आपका मेडिटेरेनियन सी है। उसके बाद आपका जो है बाल्टिक सी है। इस तरीके से आपके काफ़ी सारे सीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि ये आपका जो ब्लैक सी वाला रीजन है, ब्लैक सी से आप नीचे आएँ तो आपका जो है टर्की है एक तरफ और उसका टर्की का जो इस्तांबुल वाला पार्ट है, जिसे यूरोपियन पार्ट कहते हैं। इधर बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट है, जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ जो है मरमरा को मिला रहा है। उसके नीचे आ जाएँ तो एजियन सी है, उसके थोड़ा-सा इस तरफ आ जाएँ तो आयोनियन सी है, उसके थोड़ा-सा उस तरफ चले जाएँ तो एड्रियाटिक सी है। तो इस तरीके से और अगर थोड़ा-सा और ऊपर जाएँ तो ट्रेनियन सी, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के आपके जो है सीज़ हैं और इनकी क्या है जी, आयोनियन सी जो है आपका ग्रीस और टर्की के दरमियान है। इस तरीके की चीज़ें हम थोड़ी-सी देखेंगे और जो कि पेपर में एक्सपेक्टेड है। जैसे जो है सीरिया जो है शाम, उसको मेडिटेरेनियन कोस्ट लगती है। इस तरीके की ज्योग्राफी का और जो पानी है, इनका आपस में लिंकेज देखेंगे और इनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे लेक्स हैं, आपकी एक फ्रेश वाटर लेक होती है, एक आपकी सॉल्ट वाटर होती है। तो आपको पता है कि एक जो अब नॉर्मल बिहेवियर होता है वाटर का कि लिक्विड की जैसे-जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसकी डेंसिटी जो है आपकी जो है कम होती है, ज़्यादा हो जाती है। लेकिन वाटर एक इसका अब नॉर्मल बिहेवियर होता है, ये 4 सेंटीग्रेड पर अपनी मैक्सिमम डेंसिटी पर पहुँचता है और उसके बाद फिर ये कम होना शुरू हो जाता है। जैसे आपको पता है आइस 0 डिग्री पर बनती है और वो पानी से हल्की होती है, लिक्विड से हल्की होती है आइस। तो ये एक अबनॉर्मल बिहेवियर है वाटर का। तो हम देखेंगे कि पानी के अंदर जब हमने साल्ट डाल दिया तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई है और बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जब मैं चौथी, 5वीं और छठी की आपको साइंस एवरीडे साइंस करवा रहा हूँगा तो बड़ी डिटेल में देख रहे होंगे कि यार सॉलिड में जो है एटम किस तरीके से क्लोज़ होते हैं और इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो और इसके बाद अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसमें थोड़े से सॉलिड की निस्बत फैले हुए एटम उसके होते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी सॉलिड की निस्बत कम होती है। गैस में देखें तो गैस तो बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, वॉल्यूम उसका ज़्यादा होता है और मास उसका कम होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होती है, इन तीनों में कम होती है। इस चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए वाटर की हम थोड़ी-सी देखेंगे चीज़ों को कि सॉल्ट वाटर लेक जो है, अगर मैं वैसे आपको बात करूँ तो आपकी मैंने ल लास्ट टाइम भी बताया था, सबसे बड़ी लेक को आप क्या कहते हो जी? सबसे बड़ी जो लेक होती है उसको आप सी कहते हो, जैसे कैस्पियन सी है, जैसे डेड सी है, इस तरीके के उनको आप सी कहते हो और जो आपकी एवरेज लेवल की लेक होती है उसे आप लेक कहते हैं और उसके बाद जो आपकी स्मॉल लेवल की लेक होती है उसे आप पॉन्ड कहते हैं और जो आपकी फ्रेश वाटर लेक होती है ये ओपन होती है। जैसा कि मैं आपको बात करूँ कि आपका जो नाइल रिवर है, ये 2 रिवर से मिलकर बना है, जैसे एक तो व्हाइट नाइल है, एक आपका ब्लू नाइल है। तो एक लेक विक्टोरिया से निकलता है, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है। लेक विक्टोरिया आपकी फ्रेश वाटर लेक है, यानी आपको ये पता चल गया कि जो फ्रेश वाटर लेक होती है, ये ओपन होती है, यहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो सकते हैं। लेकिन जो सॉल्ट वाटर लेक होती है, ये बिल्कुल क्लोज़ होती है। इधर से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इनके सोर्सेज़ क्या होते हैं, किस तरीके से लेक्स फॉर्म होती हैं, किस तरीके से रिवर्स फॉर्म होते हैं, किस तरीके से सी, ओशन और रिवर और लेक में क्या डिफरेंस है,
इस चीज़ को देखेंगे और इनकी थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ों को देखेंगे और इनसे कौन से रिवर ओरिजिनेट हो सकते हैं, लेक के ज़रिए से किस तरीके से होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हमारा बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, आपको मज़ा आएगा कि लैटीट्यूड, लेटी हुई लाइनों को लैटीट्यूड कहते हैं और लंबी लाइनें जो हैं लॉन्गिट्यूड कहते हैं और ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये इमेजिनरी लाइन्स हैं जो कि आपके पूरे अर्थ के ऊपर आपने लगाई हुई हैं। जीपीएस सिस्टम जिसके ऊपर आपका काम कर रहा है और इसमें देखेंगे हम कि टोटल जो है आपकी जो है लैटीट्यूड लाइन्स जो लेटी हुई लाइन्स हैं वो 180 हैं और जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन 360 हैं। देखेंगे क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अर्थ आपकी जो है देखें अगर मैं इसे कहूँ कि गोल है, क्योंकि हम जब अर्थ के ऊपर ये इमेजिनरी लाइन्स लगाते हैं तो उसको गोल कंसीडर करते हैं। तो अगर ये वाली लाइन एक लगती है और ये वाली लाइन एक इधर लगेगी, एक इसकी बैक पर लगेगी, तो जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं ये ज़्यादा लगेंगी और लैटीट्यूड लाइन्स कम लगेंगी। इसलिए लॉन्गिट्यूड लाइन्स आपकी कितनी होती हैं 360 होती हैं और लैटीट्यूड लाइन्स 180 होती हैं और ये आपको क्या डिटरमाइन करती हैं, ये जो लैटीट्यूड लाइन्स हैं ये आपको सीजन्स और वेदर जो है ये आपको डिटरमाइन करती हैं और जो लॉन्ग लाइनें हैं ये आपको टाइम टाइम जो चल रहा है। जैसे पाकिस्तान का जो है अगर मैं लॉन्गिट्यूड लाइन्स को बात करूं तो 66 से लेकर 75 तक जो है पाकिस्तान जो है वो लाई करता है और अगर लैटीट्यूड की बात करूं तो 23.6 से लेकर जो है 34 तक जो है पाकिस्तान ऊपर यानी ये लैटीट्यूड ऐसे लॉन्गिट्यूड ऐसे और लैटीट्यूड ऐसे आपका काम करता है इस तरीके से। तो पाकिस्तान को देखेंगे, पाकिस्तान 5 घंटे आगे है जीएमटी में। जीएमटी क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें देखेंगे और उसके बाद इक्वेटर के ऊपर कंट्रीज़ कौन से हैं, ठीक है जी, इक्वेटर के ऊपर जो है कंट्रीज़ कौन से हैं वो देखेंगे, उनका भी हमने फार्मूलाज़ बनाया हुआ है और उसके बाद प्राइम मेरिडियन पर कौन से कंट्रीज़ हैं, उसका भी एक फार्मूला है हमारे पास, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को बताएँगे। उसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क होता है और उसके बाद देखेंगे हम एनवायरनमेंट किस तरीके से आपका फ़ॉर्म होता है, इसमें बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो एनवायरनमेंट को फ़ॉर्म करते हैं। फिर डिफरेंट टाइप के ग्रासलैंड्स होते हैं आपके, जैसे आपका जो है स्टेप्स ग्रासलैंड है, प्रेरीज़ है, पाम्पास है, डिफरेंट टाइप के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है कि यहाँ पर अब ये कंपोनेंट्स पूरे हो गए, क्लाइमेटोलॉजी, वेदर, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ओशन और पूरा हमने देख लिया। फिर यहाँ पर ये ज़िंदगी किस तरीके से जो है हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, किस एजेस को देखेंगे कि पहले हमारी पैलियोलिथिक एज थी जिसे स्टोन एज कहते हैं, उसके बाद फिर हमारी मेसोलिथिक एज आ जाएगी, मेसोलिथिक एज जिसे मिडल स्टोन एज कहते हैं, उसके बाद नियोलिथिक न्यू स्टोन एज आ जाएगी, फिर उसके बाद जो है आपकी कॉपर एज आ जाएगी, फिर उसके बाद आपकी ब्रोंज एज आ जाएगी, फिर उसके बाद आपकी आयरन एज आ जाएगी, डिफरेंट टाइप की एजेस आएंगी। इन एजेस में हम देखेंगे कि किस तरीके से इंसान ने 50,000 साल पहले बोलना शुरू कर दिया, किस तरीके से इंसान ने जो है 30,000 साल पहले हंटिंग शुरू कर दी, किस तरीके से इंसान ने जो है हंटिंग के बाद जो है एग्रीकल्चर उसने कर ली, किस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर उसने यूज़ किया, किस तरीके से उसने जो है ब्रॉन्ज को यूज़ किया, आयरन को यूज़ किया, कॉपर को यूज़ किया, डिफरेंट मेटल्स को किस तरीके से उसने यूज़ किया और फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे कि उसने राइटिंग कब लिखना शुरू कर दिया 3300 जो बीसी के टाइम पर और फिर उसके बाद कसस लंबिया, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा तक का हम वाक़या देखेंगे। हज़रत आदम का देखेंगे 60 फुट कद था, 7 हाथ कद था और उसके बाद जो है 7 हाथ जो है लंबे थे, चौड़े थे। उसके बाद इनकी उम्र देखेंगे 960 साल थी और उसके बाद देखेंगे हज़रत आदम को सफ़ीउल्लाह भी कहते हैं, द चोज़न वन और उसके बाद ये अम्मा हवा को देखेंगे, पूरा किस्सा देखेंगे और उसके बाद चलते-चलते हज़रत मूसा तक आएँगे और जो है रिलिजन ऑफ द वर्ल्ड की मेरी एक वीडियो डेमो लेक्चर में पड़ी है। तो मैं आपको लाज़मी कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें, तो आपको क्वेश्चन डेमो लेक्चर अवेलेबल है, तमाम के तमाम 10 सब्जेक्ट्स के डेमो लेक्चर अवेलेबल हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे कि कैसे इस इंसान ने जो कि शुरू हुआ, जो स्टार्ट हुआ कि प्रोक्रियोटिक, यूकेरियोटिक और इस तरह के सेल से शुरू हुआ और फिर इसका एवोल्यूशन हुआ जो कि चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है उसमें जो बयान की, जिसे हर्बर्ट स्पेंसर ने कॉइन किया था। तो उसमें किस तरीके से चीज़ें आगे इवॉल्व हुई और फिर इंसान ने जब एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया तो उसने महसूस किया कि 2 दरियाओं के दरमियान जो है वो बेहतरीन जगह है और वहाँ पर आबाद होना चाहिए, तो इंसान ने सिविलाइजेशन की तरह रहना शुरू कर दिया। और सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहली सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि यूफ्रेट्स और टिग्रस के दरमियान है। टिग्रस आपका ऊपर है, यूफ्रेट्स आपका नीचे नीचे है और ऊपर जो आपकी नेट की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, एमबी, ठीक है जी, एमबी ऊपर स्पीड होती है। मूसल और बगदाद, मूसल और बगदाद आपका
टिग्रस रिवर पर है। और अगर यूफ्रेट्स की बात करूं तो नीचे स्पीड कम होती है, केबी स्पीड होती है। ठीक है जी। करबला और बसरा जो है आपके यूफ्रेट्स रिवर के किनारे, ये 4 शहर हैं जो कि इराक के शहर हैं चारों। ठीक है जी। तो ये पहली सिविलाइजेशन थी। उसके बाद इससे आगे थोड़ी-सी ये सिविलाइजेशन मुंतकिल हुई, जिसे कहते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन। और इसी टाइम पर हम देखेंगे पाकिस्तान में जो है कि कौन-सी सिविलाइजेशन थी। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, जो कि बोलान रिवर के किनारे है, जो कि 1974 में जरीज ने डिस्कवर की थी। उसके बाद पाकिस्तान के देखेंगे जो है आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो 1920 में जो है राय बहादुर ने जो है डिस्कवर की थी। ठीक है जी। उसके बाद जो है 1920 में जो कि साहिवाल के किनारे पर है हड़प्पन सिविलाइजेशन। और उसके बाद फिर हम देखेंगे मोहनजोदड़ो, जिसे माउंट ऑफ डेड कहते हैं, जिसके अंदर ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और वो जो है लाड़काना के अंदर, उसे जो है 1922 में जो है जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया था। उसके बाद हम देखेंगे सिंध के अंदर एक और सिविलाइजेशन, जिसे कोट दिजी कहते हैं, जो कि खैरपुर में है, जो कि 1955 में डिस्कवर हुई और ये एफ.ए. खान ने डिस्कवर की। ठीक है जी। और जो 1974 वाली मेहरगढ़ वाली थी, जरीज ने डिस्कवर की। और उसके बाद गंधारा सिविलाइजेशन देखेंगे, जो कि टेक्सला के अंदर है, ये भी जॉन मार्शल ने डिस्कवर की। और ये बुद्धिज्म का सेंटर था। और इधर कौन सी बुद्धिज्म की फेमस साइट्स हैं, इन चीजों को देखेंगे सिस्टमैटिक तरीके से, चीज़ों को इस तरीके से कि कैसे इंसान आया, कैसे सिविलाइजेशन में उसने रहना शुरू कर दिया। फिर इसी टाइम पर जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर मायन सिविलाइजेशन, मैक्सिको के रीजन के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर इनकेन सिविलाइजेशन, और फिर इनके लोकल लोगों को देखेंगे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को डारवेडियंस कहते थे। और इसी तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं उन्हें एबोरिजिनीज कहते थे। और जो कि न्यूजीलैंड के लोग थे उन्हें मॉरिस कहते थे। और उसके बाद जो है साउथ अमेरिका के लोग जो थे, इनको इनका पीपल कहते थे। और साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, इनको ज़ूलू पीपल कहते थे, बंटू लोग कहते थे, बर्बर नॉर्थ अफ्रीका के लोगों को कहते थे। इस तरीके से लोकल इंडिजिनस लोग जो थे, इधर लोकल आबादियाँ थी, उनके बारे में जानेंगे, किस तरीके के वो लोग थे, सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो सिविलाइजेशन थी, इन्होंने जो है जानवरों को पालना शुरू कर दिया, जानवरों को रखना शुरू कर दिया। फिर ये सिविलाइजेशन किस तरीके से जो है किंगडम में कन्वर्ट हो गई, यानी इन्हीं सिविलाइजेशन में एक बंदा ज़्यादा अमीर हो गया और वो दूसरों को अपने अंडर करना शुरू हो गया। और फिर इस तरीके से हमारा किंगडम वजूद में आया। और बेबीलोनियन हम देखेंगे, बेबीलोनियन एम्पायर 1700 बीसी के अंदर हम्मुरब्बी, जिसको अभी फ्रांसीसी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया है कि वो पहला कानून देने वाला दुनिया को 1700 बीसी, आज से अगर मैं बात करूं तकरीबन 4000 साल पहले उसने दुनिया को पहला कानून दिया हम्मुरब्बी ने, बेबीलोनियन एम्पायर का, जो कि बादशाह था। उस बेबीलोनियन एम्पायर के बाद फिर जो है कसाइट एम्पायर आई। उस कसाइट एम्पायर के बाद फिर जो है असीरियन एम्पायर आई। असीरियन एम्पायर के बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से नियो बेबीलोनियन एम्पायर आई। नियो बेबीलोनियन एम्पायर के बारे में, नेबूकदनेस्सर के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से बख्त नसर जिसे कहते हैं, उसने यहूदियों का किस तरीके से सफाया किया, यहूदियों को बैतुल जो मकदस था उसको पहली बार 586 बीसी में उसने ढा दिया। और फिर किस तरीके से जब वो मरा तो उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो नियो बेबीलोनियन एम्पायर थी, इसको रिप्लेस कर दिया एक्मेनीड एम्पायर ने। फिर इसी टाइम पर देखेंगे कि कौन सी जो है यूरोप के अंदर देखें तो यूरोप के अंदर दो सिविलाइजेशन थी, एक रोमन सिविलाइजेशन, एक ग्रीक सिविलाइजेशन। और उधर देखेंगे और नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे, आपकी नॉर्थ अमेरिका के अंदर इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। डिफरेंट सिविलाइजेशन को देखेंगे, डिफरेंट चीजों को देखेंगे, डिफरेंट किंगडम्स को देखेंगे। और इस तरीके से आपका जीके को समेटने की कोशिश करेंगे। जीके देखा कैसे सिमट रहा है कि कैसे किंगडम, और बड़ा जब लेक्चर लेंगे तो बड़ी डिटेल में चीजों को देखेंगे, एक एक आपको पता चल रही होगी, यहाँ पर यार ये सिविलाइजेशन थी, यहाँ पर ये फिर किंगडम में तब्दील हो गई, यहाँ पर ये सिविलाइजेशन थी, ये ऐसे किंगडम में तब्दील हो गई। एक पूरा आपको पता चल रहा होगा। और फिर ये किंगडम बनते 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 13.8 से हम आते 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 हम कहाँ पर आ जाएंगे जी, बीसीज में आ जाएंगे। और बीसीज के बाद फिर हम एडी में चले जाएंगे। फिर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड का भी लेक्चर आप लोग ले चुके होंगे, जो कि डेमो लेक्चर में अवेलेबल है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो भी आप ले चुके होंगे। फिर उसके बाद जो है चीज़ें जो है वो आपकी स्मूदर होना शुरू हो जाएंगी, और फिर चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी कि हाँ यार वाकई ही हिस्ट्री में एक कनेक्शन है। और ये सारे के सारे मैं वो बातें कर रहा हूँ, मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज वो हैं जो कि वन पेपर के अंदर सवाल बनकर आते हैं, जो कि आपका सवाल बनकर आएंगे इंशाल्लाह। और आपको लाजमी वो आते होंगे, कॉन्सेप्ट के साथ आते होंगे। और ये जो साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इंशाल्लाह हम इनको जो चौथी पांचवी छठी की मैं बार बार आप लोगों को कहता रहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप लोग वो पढ़ लेंगे तो आपको जब वो भी पढ़े, मैं भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह वो, लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे वो स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने टॉपिक्स आप लोगों को ये पढ़ाने हैं। तो आप अगर अभी खुद से पढ़ रहे हैं, जो लोग सेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आसानी होगी।
तो मैं इंशाल्लाह इसके बाद इस्लामियात का हम रिव्यू करेंगे, पूरी इस्लामियात का रिव्यू करेंगे और फिर उर्दू का भी रिव्यू करेंगे, ताकि आपको एक डिफरेंट लुक मिले कि इस सेशन में जीके आपको समझ आ रही होगी कि जीके को किस तरीके से समेटना है हमने, जीके को किस तरीके से हमने करना है। तो इसी तरीके से इस्लामियात को भी एक ही लेक्चर में मैं इंशाल्लाह एक ही आउटलाइन की डिस्क्रिप्शन आपको दूँगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस्लामियात को मैंने किस तरीके से समेटा हुआ है। और इसी तरीके से उर्दू को भी इस बार बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और जो लोग ये कहते हैं कि इसकी आपको तस्वीर वगैरह नज़र नहीं आ रही या लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। तो आप जाकर वहाँ से जो है हमारी आउटलाइन को देख सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और उसमें मैंने मज़ीद डिटेल्स भी लिखी हैं कि इन लेक्चर्स के अंदर हमने मज़ीद क्या पढ़ना है। तो वो भी लिखा है, तो उससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। थैंक यू जी।